नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांक और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। फ्यूचर में आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आईएएस बनने का आपका सपना है, लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो आखिर वो व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और हम अभी से अपनी तैयारी के दौरान कौन-कौन सी चीज़ें अपने अंदर इनबिल्ड करें कि आपका पर्सनैलिटी एक फ्यूचर आईएएस या आईपीएस जैसी लगे, एक प्रशासनिक अधिकारी जैसी लगे, आपको लोग को देखकर जो है वो एक अजब सा एक इंस्पिरेशन मिले, यस ये है फ्यूचर का आईएएस ऑफिसर। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको उन गुणों से परिचित कराने जा रहा हूं जो आज की रिक्वायरमेंट है और आने वाले भारत की जो चुनौतियां हैं उनको आपको समझने में मदद देने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि उजांक आईएएस एकेडमी इस पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में आपकी कैसे हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक आदर्श आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक आदर्श अधिकारी कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए यानी कैपेबल होना चाहिए, नैतिक यानी एथिकल उसके डिसीजन होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है प्रतिबद्ध यानी डिटर्मिनेंट होना चाहिए, यानी जो इरादे हैं उसको पाने की एक ललक हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको करना है राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में आप जुटे हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी में अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, एक बात को बहुत ध्यान से समझें कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, आप कोई नौकरी करने नहीं जा रहे हैं कि आप सुबह जाएंगे 9 बजे और शाम को 5 बजे ऑफिस से चले आएंगे। दोस्तों, आपकी पूरी लाइफ, आपके डिसीजन, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और सबसे बड़ी बात है आपका ओरिएंटेशन इस राष्ट्र के विकास की दशा तय करेगा, विनाश की भी दशा तय करेगा। इसीलिए मेरा प्रयास है कि ऐसे ऑफिसर्स तैयार हों जो भारत की चुनौतियों का सामना कर सके और भारत को 21वीं सदी के अंत तक जो है वो एक बहुत ताकतवर राष्ट्र, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। तो ये जो सेवा है यूपीएससी आपको राष्ट्र निर्माण की शक्ति देती है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्या क्या मूल्य यानी वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यू एक स्टोन की तरह होती है, एक फाउंडिंग जो स्टोन होता है, नींव जो होती है वो होती है हम किस तरीके से चीजों को सोचते हैं। क्या लगता है आपको कि एक सामान्य व्यक्ति के सामने भ्रष्टाचार के ऑप्शंस नहीं आते होंगे या एक अधिकारी के सामने नहीं आते होंगे? सभी के सामने आते हैं, लेकिन सवाल है हमारा निर्णय कैसा होता है और सबसे बड़ी बात है नैतिक आधार आपका क्या है। तो ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार पिरामिड है, ये आपके करियर का पिरामिड है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता, जो मैंने स्टार रखा है, संवैधानिक सिद्धांत यानी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब संविधान की स्थापना की थी तो ये ऑल इंडिया सर्विस संविधान के उन्हीं मूल्यों, उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को कहता है कि हमें इसको इस्टेब्लिश करना है। तो आपकी पूरी आस्था भारत सरकार और राष्ट्र राज्य के सिद्धांत के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आपकी जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, अंत्योदय की बात की गई है, लोक कल्याण की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो आपके प्रयासों से जो वेलफेयर है वहां से शुरू होता है। जब एक अधिकारी अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के प्रति जागरूक हो जाता है, तो यहां से शुरू होता है वो प्रवाह जिसका देश की जनता इंतजार करती है। और अगर आपने ये प्रवाह, ये फ्लो मेंटेन कर लिया तो आने वाले समय के आप एक शानदार हीरो बनकर निकलते हैं। तो हीरो बनने की जर्नी में आपका सभी का स्वागत है। दूसरा होता है अखंडता, लोक सेवा का आधार यानी इंटीग्रिटी। यहां पर इंटीग्रिटी दोनों है। मेरी अपनी इंटीग्रिटी क्या है? कोई भी दबाव होगा, कोई भी तनाव होगा, कोई भी लालच होगा, कोई भी लोभ होगा, मैं नहीं झुकूंगा। दूसरा, राष्ट्र की इंटीग्रिटी। मैं राष्ट्र में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझसे सहायता मांगने आया है और वो मेरी ज्यूरिडिक्शन में है और मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं उस हर अंतिम व्यक्ति तक अपनी सहायता पहुंचाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये संविधान के अंदर जो है मेरा जो है एक ड्यूटी रखी गई है, जब मैंने अपनी ओथ ली थी तो मैं इसके साथ हूं, तो मैं कभी भी वो भेदभाव नहीं करूंगा, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखूंगा। अगर ये दूसरा गुण है तो आप तैयार हैं यूपीएससी के लिए। तीसरा, निर्णय में निष्पक्षता। आपके पास ज्यूरिडिक्शन पावर होगी, मजिस्ट्रेट की पावर होगी, आपके निर्णय से जिंदगियां हिल जाएंगी, जिंदगियां बन जाएंगी। तो जब कभी भी आप निर्णय लेंगे तो ना तो लैंगिक आधार पर, यानी अगर आपकी सोच केवल पुरुषों के प्रति है, महिलाओं के प्रति जो है आप अनादर रखते हैं, या जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अरे भैया तुम तो हमारे क्षेत्र के हो, ये ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी नहीं करता है। तो जब वो डिसीजन ले कि मुझे लाभ पहुंचाना है, तो वो हमारा संविधान जब भेदभाव
प्रभाव नहीं करता, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो उस संविधान को लागू कराने के लिए जो सिविल सेवा है, उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जो सिविल सेवा है, वो कभी भी अपने निर्णय में जो है पक्षपात कर ही नहीं सकती है। तो निर्णय में निष्पक्षता हमारी सबसे खास बात है। अब आ जाइए अगली चीज, जब ये तीन चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी तो आपका व्यक्तित्व सीमेंट की तरह मजबूत हो जाएगा, आपके पैर जो है वो गहरी नींव में जम जाएंगे। तो जब ये तीन चीजें होती हैं तो चौथी चीज आती है और वो होता है चुनौतीपूर्ण वातावरण में नैतिक नेतृत्व। तो दबाव पड़ेगा, माफिया होगा, नेता होगा, तमाम तरह के गुंडे होंगे, राजनेता होंगे, इवन दो आपके परिवार में ही बहुत से लोग होंगे जो आपसे इल्लीगल काम करने के लिए दबाव बनाएंगे। फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी, मामा जी, ये जमीन थोड़ी अंदर ले लीजिए, अरे आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी कहीं पकड़ा जाता है, कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करते फोन मिलाता है कि नहीं मिलाता है, अरे वो पकड़े गए हैं, जरा एसएचओ को बोल दीजिए छोड़ दें। तो आपके सामने हमेशा चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होगा। तो जब ये तीन चीजें आपकी तैयार होंगी तो आप चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए तैयार होंगे। और इस जो सेवा है यूपीएससी जो है वो आपसे यही चाहती है कि हर समय एक चैलेंजिंग मोड हमारे सामने होता है। एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, हमारे जाने माने आईएफएस ऑफिसर जो रहे, जो अब हमारे इस समय के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से परेशान है, हैरान है, लेकिन यह व्यक्ति चुपचाप इस तूफान में भी भारत की कश्ती को निकाल के लेके जा रहा है। ऐसे बहुत से मौके आए जब यूरोप ने हमें दबाने की कोशिश की, जाकर उन्हीं की भाषा में जवाब देके चले आए। आज भारत के सबसे सफल विदेश मंत्रियों में इनका शामिल है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें संकट मोचक कहा जाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने रशिया से भी बात कर ली और यूक्रेन से भी बात कर ली, एक साथ अमेरिका से भी बात कर ली और रशिया से भी बात कर ली, अमेरिका से भी बात कर ली, ईरान से भी बात कर लिया, पूरी दुनिया में जो लोग लड़ रहे हैं, इजराइल से भी बात करके, ईरान से बात करके चला है। आपस में तुम लड़ते रहो लेकिन हम सबके दोस्त हैं। तो दोस्तों ये चुनौतीपूर्ण माहौल होता है, लेकिन भारत के निर्माण में इन्हीं ऑफिसर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे सफर को आगे लेके चलते हैं और सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात इस ऑफिस में आपको जो चाहिए, जब आप यूपीएससी संभालोगे तो सबसे बड़ी बात होगी आपके पास पेशेवर दक्षता यानी प्रोफेशनलिज्म, अपना काम एग्जीक्यूट कर देना, ना तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना, ना उसमें पत्थर की तरह कठोर होना। सबसे पहले पूछता है कि पेशेवर दक्षता कैसी आपकी, यानी जो आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो कैसा है। शासन का व्यापक ज्ञान, सबसे बड़ी बात, शासन चलाते कैसे, गवर्नेंस होती क्या है, यानी आपको इसमें नॉलेज का अपना भरपूर भंडार रखना पड़ेगा। समस्या समाधान कौशल, मैं हमेशा कहता हूं आईएएस का एक फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन जब आप गहराई में उतरोगे तो आईएएस का एक और फुल फॉर्म होता है आई एम सॉल्यूशन। आई एम सॉल्यूशन, मैं ही वो समाधान हूं। तो जब आपके पास लोग आएंगे, आप माई बाप बन के बैठोगे, जब आप डीएम बन के बैठोगे, जिले का पहला नागरिक बन के बैठोगे, तो आपके पास लोग आएंगे अपने समाधान के लिए। तो जब आपका व्यक्तित्व इस तरह से होगा, तब आपकी जो स्किल होगी कि आप कैसे सोच समझ के सॉल्यूशन लेकर आ सकते हो, तो यहां पर आपका व्यक्तित्व निखल कर आता है। अगली चीज है प्रशासनिक परिदृश्य में अनुकूलनशीलता। ट्रांसफर होते रहेंगे, घबराना नहीं है। अरे मैं तो केवल वित्त चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, ये जो चाहता हूं ये घर तक तो ठीक है। ये कुछ लोग जो ममास बॉय, जो डैडीज गर्ल होती हैं, ये आगे बहुत परेशान होते हैं। तो अनुकूलनशीलता यानी कि जो कंडीशनलिटी है वो क्या है तुम्हारी। ठीक है भाई, मेरे को आपने ट्रांसफर करके जंगल में डाल दिया, जंगल को ही बेहतरीन बना दिया यार। मेरे को पहाड़ों में डाल दिया, पहाड़ में ही मेरे गुणगान होने लगे। अच्छे ऑफिसर वो होते हैं जो ये नहीं सोचते कि मुझे कुर्सी कहां से मिली, वो हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाते हैं कि काम करने का मौका मिला है। कहां भेज दिया, मुझे जो है बिल्कुल बॉर्डर की तरफ ड्यूटी दे दी, कोई बात नहीं, यहां के लोगों से मिलते हैं, यहां के जीवन को उन्नत कर देते हैं। बहुत से ऐसे ऑफिसर रहे हैं जो बहुत दुर्गम इलाकों में जिनकी पोस्टिंग कर दी गई, ईमानदार थे और वहां जाकर वो हीरो बन गए, उन्होंने वहां का पूरा सीन बदल के रख दिया। तो आपको कहीं पर भी भेज दिया जाए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी आपके अंदर एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए और निरंतर सीखना और कौशल विकास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आपके अंदर लगातार सीखने की पावर नहीं है, अगर आप अपनी स्किल को एनहांस नहीं कर सकते, आप यूपीएससी जैसी बहुत चुनौतीपूर्ण सेवा में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो 4 गुण आपके अंदर होने चाहिए बहुत ध्यान से, कि आपको भारत के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको हमेशा अपने आसपास भी रहिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी रहिए। तो आप परेशानियों को लेकर हाय तौबा मत करिए। अगर परेशानी है तो सोचिए कि सॉल्यूशन का होगा, इसको अभी से सीखना शुरू करिए। फिर इसके बाद आप जिस भी माहौल में रहिए,
आप कोशिश करिए कि आप कंडीशन रहिए, आप शिकायतें मत करिए, ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा सीखते रहने की कोशिश करिए, चाहे वो किसी से भी सीख रहा हो, सिर्फ बुक ही नहीं, अगर आसपास भी आपको कोई मिल रहा है, अगर आपको सिखा रहा है, तो आप सीखने की जरूर कोशिश करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेतृत्व और दृष्टि, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई गुण मुझे दिखाई पड़ता है तो लीडरशिप दिखाई पड़ती है, और विजन दिखाई पड़ता है कि विजन आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विजन बताता है कि मुझे जाना कहां है, मुझे होना कैसा है, मुझे करना क्या है। और नेतृत्व बताता, लीडरशिप आपको साहस देता है, मुझे यहां जाना है, तो जाने के लिए जो मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए, जो मेरे अंदर इंसाइटनेस होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब डॉक्टर हीरालाल यादव जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, बांदा जिले में पोस्ट हुए, पानी की कमी थी, हाय तौबा, सरकार के पास गए, बजट नहीं था, बजट नहीं था, सरकार ने कहा आएगा। उस रीजन को, बुंदेलखंड रीजन को वैसे भी बजट बड़ी देर में मिलता है, पिछड़ा इलाका है, लोग परेशान है, बोले क्या करूं, बजट है नहीं, सरकार से कितनी मदद ले आके दे सकूं, और मैं अपने पॉकेट से भी खर्च करता हूं तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने क्या किया, अपना एक विजन डेवलप किया, वहां के इतिहास का अध्ययन किया, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया, तालाबों को साफ कराना शुरू किया, तालाबों के पास संध्या आरती शुरू की, युवाओं को जोड़ा, गंदगी को साफ किया, पानी का जो है और गहरा किया वहां के तालाबों को, और देखते देखते कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो एरिया जो वाटर डिफिसिट यानी पानी की कमी से एरिया जूझ रहा था, वो वाटर सरप्लस एरिया हो गया, पानी साफ रहने लगा, लोग आसपास शौच नहीं करने लगे, छोड़ दिया उन्होंने, पानी की पूजा होने लगी, संध्या आरती होने लगी, समुदाय इकट्ठा होने लगा, लोग पानी के महत्व को समझने लगे, पानी की बर्बादी को उन्होंने रोका, और नतीजा रहा एक आईएएस के सुदूर प्रभाव से जो उसके प्रयास रहे, बिना फंडिंग के उन्होंने तालाबों को साफ किया, साथ ही साथ उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से बहुत जबरदस्त काम किया। तो दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका जो विजन और आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, वो होनी चाहिए राष्ट्रीय विकास के लिए, कि 2047 तक मुझे भी भारत को एक सफल राष्ट्र बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मेरा जो है योगदान क्या होगा। अगर ये आपकी सोच आज से ही है, आप 12th कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर ये सोच आज से ही है कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय विकास में, भारत के विकसित होने में मैं भी अपना योगदान करना चाहता हूं, यकीन मानिए आप कभी पलट के नहीं देखेंगे, आपको किसी मोटिवेशनल किताब की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ये इतना पावरफुल मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जटिल प्रशासनिक चुनौतियों का प्रबंधन। एक आईएएस बेस्ट मैनेजर होता है, बेस्ट मैनेजर होता है। तो आप भी अपने आसपास कभी आपको अगर किसी चीज की कमी होती है तो प्रैक्टिस में लाया करिए कि मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। कोई भी चीज, घर में लाइट नहीं आ रही है, किताबें नहीं है, कोई परेशानी हो रही है, लोग भीड़ भाड़ आ गया, तो हम लोग क्या होता है, मैं देखता हूं कई स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं, सर पढ़ने का माहौल नहीं है घर में, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। डोंट कंप्लेन, ट्राई टू मैनेज। तो मैंने एक स्टूडेंट से कहा, ये बताओ तुम्हारे घर में सब लोग कितने बजे उठते हैं? उन्होंने कहा कि 7-8 बजे के बाद उठते हैं। मैंने कहा अगर तुम 4 बजे उठ जाओ तो 4 से 8 तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बोला हाँ ये तो सही है। मैंने कहा बस तुम्हें नींद छोड़नी पड़ेगी, जल्दी सो जाओ। रात में सब लोग टीवी देखते हैं तो तुम मत देखो, तुम जाके चुपचाप सो जाओ, कह दो टीवी धीमा कर दो। तो भाई सीधा सा फंडा है कि आप मैनेज कैसे करते हैं। तो चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे आपका रिसोर्स मैनेज, ये जो प्रैक्टिस हम कॉलेज से करना शुरू करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जाएगा। नीति कार्यान्वयन में समावेशी दृष्टिकोण, सबको लेकर चलना। आपके अंदर एक ईक्यू होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं उससे गरीबों पर, पिछड़े लोगों पे, पर्यावरण पे, पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इंक्लूसिव सोच होगी ना तो आपका व्यक्तित्व विराट होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर समय पूछो कि जब मैं इस सर्विस में पहुंचूंगा मैं क्या परिवर्तन करूंगा, मैं जब इस सर्विस में पहुंचूंगा क्या बदल दूंगा। उस क्या को रोज अपनी दीवार के सामने चिपका के रखो। धीरे धीरे कोई लोग कहते हैं मैं समाज बदल दूंगा। अरे क्या समाज बदलोगे, क्या बदलोगे? शिक्षा को बदलोगे, बच्चों के जो है वो पोषण को बदलोगे, महिलाओं की सुरक्षा को बदलोगे, पैट्रियार्कल सोच को बदलोगे। समाज बहुत बड़ा है बाबू, इसका मतलब तुमने कभी ध्यान से सोचा नहीं। तो अपनी उस सोच को बहुत ही फोकस करके रखना है, मैं क्या बदलूंगा। अगर ये चीज आपके साथ है तो यकीन मानिए आपके अंदर एक आईएएस का गुण आ चुका है। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, तो सामाजिक संवेदनशीलता और सहानुभूति। अगर एक ऑफिसर के अंदर इपैथी है, अगर एक ऑफिसर के अंदर ये महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं, तो यकीन मानिए वो एक शानदार ऑफिसर। आपको बहुत पावर मिलने जा रही है, बहुत पावर। लेकिन अगर इस पावर को आपने क्रूरता के साथ, अगर आपके अंदर संवेदनहीनता के साथ इस्तेमाल किया, तो आप एक उस ऑफिसर की तरह भी हो जाओगे जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन का पैसा आया था 3,000 करोड़,
3,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। जाने कितने लोग भूख से दवाइयों के मर गए होंगे, कितने लोगों को जो है मातृत्व सुरक्षा योजना का फायदा नहीं मिला होगा। एक वो भी अधिकारी था जिसने गरीबों के 3,000 करोड़ रुपए खा लिए, और उसकी वजह से कितने बच्चों की जान गई होगी, कितनी औरतों की जान गई होगी, कितने पुरुषों की जान गई होगी, जिन्हें सही समय पर उस पैसे से इलाज मिल जाता तो शायद वैक्सीन दवाइयां उन तक मिल जाती। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इस पावर को सहन करने के लिए, इस पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर इपैथी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि मेरे इस कर्तव्य से, मेरे इस काम से लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके प्रति याद रखिएगा। क्योंकि जब आप ये बात करेंगे तभी आप भारत के ताने बाने को, डाइवर्स जो हमारा नेचर है, उसको आप इकट्ठा कर पाएंगे, लोगों की जरूरतों का समाधान कर पाएंगे, लोग आपको हीरो की तरह ट्रीट करेंगे, आपका नाम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों में अपने लीडर के प्रति विश्वास पैदा होता है तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लोग बेहतरीन आउटपुट निकालते हैं। और जब ये बेहतरीन आउटपुट निकालते हैं दोस्तों तो चमत्कार होते हैं, लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और लोगों का समुदाय जब आगे बढ़ता है तो राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो भूमिका होगी उनके अंदर विश्वास जताने की होगी, लेकिन जब आप उनका विश्वास जीत पाएंगे तभी उनका विश्वास आप जगा पाएंगे। इस बात को याद रखिए। अगली अगर हम बहुत महत्वपूर्ण बात करें, और वो होता अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मैंने जितने भी आईएएस ऑफिसर को देख रहा है, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जिन करीबी लोगों के साथ मैं जब जाके जुड़ता हूं, मैंने 2 गुण बहुत आराम से देखे, संचार और पारस्परिक कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। सॉफ्ट स्किल्स, बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल 2 तरीके की होती है। लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अच्छा बोलना। मैं कहता हूं आईएएस ऑफिसर को सिखाया जाता है अच्छा सुनना। जी हां, अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप सामने वाले की बात को सुनोगे। मैं जितने भी अच्छे ऑफिसर्स को जानता हूं उनके अंदर मैंने कॉमन गुण देखा है, और वो गुण है कि वो बड़े धैर्य से सामने वाले की बात को न सिर्फ सुनते हैं, उसे याद भी करते हैं, और उन्हीं की बात सुनकर वो सॉल्यूशन निकाल देते हैं। और खासतौर पे जितने मैंने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है उनके अंदर तो ये गुण बहुत ही शानदार होता है। तो दोस्तों, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब आप किसी की बात को सुनते हैं फिर उसको सही शब्दों में, सही भाव के साथ वो बोलते हैं। जब आपके पास कंट्रोलिंग पावर होती है तो संचार जो होती है आपको कंट्रोलिंग पावर देता है। और यहां पे 2 तरह की पावर, आप न सिर्फ अच्छा बोले, अच्छा लिखे भी। आपके शब्दों में वो बात होनी चाहिए जो शिष्टाचार के साथ जुड़ी हो। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कहते ना, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी लात। अगर आपको बात के धनी है ना तो आपको इनाम में हाथी मिलता है, और अगर आप बात खराब कर गए ना तो उसी हाथी के पैर के नीचे कुचले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात की महिमा बहुत बड़ी है। तो याद रखिएगा कि आने वाले समय में आप कूटनीतिक यानी स्ट्रैटेजिकल पोजीशन पे होंगे। सोचिए, अगर अजीत डोभाल साहब पुतिन के साथ मीटिंग में जाते हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री का जो है वो संदेश लेकर आया हूं, और वो पुतिन के सामने कोई ऐसी बात, ऐसी टोन कह देते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव हो जाता है। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, जेलेंस्की जाते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और वहां तू मैं की नौबत आ जाती है। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने यह सीन नहीं देखा कि एक राष्ट्राध्यक्ष जो है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से व्हाइट हाउस में तू मैं कह रहा हूं, वो दुनिया ने वो सीन देखा। तो जो कूटनीतिक तरीका होता है, यहां दुश्मन को भी ठंडा कर दिया जाता है। यही अजीत डोभाल साहब जब कंधार गए थे, अफगानिस्तान निगोशिएशन के लिए गए थे, उन्होंने उन लोगों को ठंडा कर दिया था। हालांकि बहुत बड़ी हमें जीत नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वहीं से उनकी कूटनीतिक स्किल के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी से बात करें तो उसको समझने की कोशिश करें कि उसका महत्व क्या है। और दोस्तों, यही चीज जो है वो हमारे जीरो से हीरो बैच में आ रही। जीरो से हीरो बैच, नाम ही इसका ऐसा है, जीरो, जहां पर आपके पास चाहे अभी आज अपने संविधान की समझ हो या ना हो, अपने राष्ट्र की भाषा, अपने राष्ट्र का भूगोल, अपने राष्ट्र की राजनीति इसकी समझ ना हो, वो समझ आपकी पैदा होगी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। ये जो आई एम सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर दिया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स इसके साथ होगा, कम्युनिकेशन का कोर्स इसके साथ होगा, डेली टेस्ट होगा, आपको प्रेशर के साथ कैसे पढ़ाई करनी इसके बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन मेथड में 2026 के लिए और 2027 और 2028 को जिसको एग्जाम देना है आफ्टर 12th, उन सभी के लिए ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 अप्रैल से इसके जो है वो क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चाहते हैं कि मैं गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाई करूं,
उजांग सर और एसपी सर के जो है नेतृत्व में उनके सामने बैठ के पढ़ाई करूं, सुपर 50 बैच। ये भी 2026 और 2027 के लिए, यानी 1 साल और 2 साल के लिए है। आप यहां भी आ सकते हैं, केवल 50। क्यों सुपर 50? केवल 50 स्टूडेंट के लिए। देश का सबसे छोटा और सबसे प्रिसाइज बैच है, ये भी 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारे नोएडा सेंटर में। तो जो दिए गए नंबर हैं उन नंबर्स पे आपको कॉल करना है और कॉल करके इस बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम किस तरीके से काम करें, और आगे बढ़ता हूं और इसके बारे में और डिस्कशन करता हूं, और यह है डिजिटल शासन और नवाचार। आज की डेट में डिजिटल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपको एक सच्चा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक महाराष्ट्र में एक डीएम थे, उनके यहां सबसे ज्यादा जो गर्भ में बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वहां पे। तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा था, यानी लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां जो है गर्भ में मार दी जाती थी। अमीर गांव था, वो बहुत परेशान थे, क्या करें क्या करें। पढ़े लिखे थे, टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। उन्होंने क्या किया, जो सोनोग्राफिक मशीन, यानी कि पहले से ही प्रसव पूर्व जो जांच होती थी, उन सोनोग्राफिक मशीनों को उन्होंने चिप से जुड़वा दिया। यानी आप जांच ही नहीं कर पाओगे जब तक बच्चा पैदा नहीं, तो पहले ही गर्भ गिरा देते थे, अगर लड़की है तो उसको मार देते थे। उन्होंने वो सारी चिप्स अपने ऑफिस में कलेक्ट कराए, अपने दोस्तों से मदद मांगी, गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया। उन्होंने सारा का सारा अपने चिप जो है वो सोनोग्राफिक मशीनों में, कि अगर कोई सोनोग्राफिक मशीन इस्तेमाल होगी तो मुझे पता चल जाएगा। और उनके अथक प्रयासों की वजह से वो गांव जहां पर लड़कियों की संख्या कम थी उसमें जबरदस्त सुधार हुआ, और वहां पर जो है अब वो पकड़ में आने लगे। जो लोग टेस्टिंग कराते थे, जो बच्चियों की हत्या करते थे, उनकी ऐसी तैसी कर दी, सख्त सख्त कार्रवाई की, और नतीजा रहा कितने बच्चियों को उन्होंने जन्म लेने का अवसर दिया। वहां के लिंगानुपात को, वहां के जो जेंडर इनइक्वलिटी थी उसको इंप्रूव किया। ये होती है आईएएस की पावर। कितने लोगों को जीवन दिया, आप सोचिए आप कितने बड़े हीरो बनने जा रहे हैं। तो ये जो नवाचार है कि कैसे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, कैसे हमारे सामने जो चैलेंज आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, डिजिटल इनोवेशन और डिजिटल गवर्नेंस कर सकते हैं। ऐसे जाने कितने ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी ताकत के दम पर इस देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया है, और यह समाधान आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है व्यक्तिगत विकास और निरंतर सुधार। क्या कहा जिम रॉन ने? जिम रॉन कहते हैं कि अगर आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी उतनी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो जो आपकी 4 चीजें हैं उसको मेंटेन करिए। सबसे बड़ी बात, जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, खुद को फ्लेक्सिबल बना के रखिए। यह दुनिया का अंत नहीं है, कोई हार आपकी आखिरी हार नहीं है। अगर आप सिविल सेवा में हार गए तो आप सिविल सेवा में आ ही नहीं सकते, क्योंकि समाज जैसे जटिल विषय को इतनी जल्दी सुधारना यह बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। लगातार लगा रहना पड़ेगा, कई बार हार आएगी, कई बार जीत आएगी, तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत चैलेंजिंग है ये नौकरी, तो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो ऑफिस में हुआ, जो तनाव हुआ, जो मंत्री ने डांटा, माफिया ने आज धमकाया, ये सब ऑफिस के साथ ही खत्म होना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन एंड द व्यक्तिगत और पेशेवर विकास। आपको लगातार आत्म सुधार करना होगा, नया पढ़ना होगा, जहां आप फेल हो गए वहां से आपको नया रास्ता निकालना होगा, और प्रशासनिक चुनौतियों और व्यक्तिगत कल्याणी, फैमिली और समाज, जो आपका काम है, जो प्रेशर है, इन दोनों को आपको चैलेंज को डील करना पड़ेगा। और ये 4 चीजें ही आपके पूरे चैलेंज का आधार हैं। तो आने वाले समय में आपको ये 4 चैलेंज देखने पड़ेंगे। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, आपको देना पड़ेगा। आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, कई बार ऐसा होगा सामने बहुत हीटेड टॉक हो रही होगी, आपको शांत रहना होगा, जबकि मन अंदर से करेगा कि उठ के एक थप्पड़ मारे इसको, जो इसका मुंह बंद कर दे, लेकिन आपको शांत रहना होगा। मीडिया खड़ी है, हर कोई खड़ा है, बात का बतंगड़ हो सकता है, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। कोई नेता दबदबापन दिखा रहा है, कोई जो है विधायक दबदबापन दिखा रहा है, उसको बाद में आप बुलाकर समझाएंगे कि मेरे हाथ में कानून है, मैं तुम्हें समझाता हूं कानून क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है, लगातार खुद को आप इंप्रूव करेंगे और अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे, तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आफ्टर 12th बेस्ट टाइम होता है यूपीएससी प्रिपरेशन करने का। मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको, 10 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो रही है। 10, 11, 12 आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और कक्षा कार्यक्रम, अगर 12वीं के बाद आईएएस तैयारी करने का मन है तो अब टूट पड़िए जीरो टू हीरो बैच में। अब कुछ नहीं बचा है, अब तो बस दिखा देना है संसार को, क्योंकि भारत के निर्माण में हमारी भूमिका होनी चाहिए। इस देश से हर कोई ले रहा है, इस देश की मिट्टी, हवा, पानी हमें चाहिए।
लेकिन कुछ ऐसे होनहार, कुछ ऐसे विरले, कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो इस राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं, इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वो हीरो आप हैं, लेकिन उस सफर की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडर ये जानता है कि उसको कब क्या पाना है और उसके लिए वो रिस्क उठा लेता है। फेल होने के रिस्क को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसको मोती पाना है ना, उसको गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, और जो डर कर किनारे बैठ गया उसको कभी मोती हासिल नहीं हो सकता। यही इस संसार का नियम है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए, नीचे जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भरिए, ताकि हमारे काउंसलर से आप बात कर सके। मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं उम्मीद करूंगा जल्दी मैं आपको लबासना में देखूंगा, राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में आपको मैं शामिल करूंगा। धन्यवाद।